लगातार 8 महीने तक मेहनत करने के बाद भी मैंने अपना फंडेड चैलेंज फेल कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मसल मनी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है क्योंकि मैं अपना फेलियर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लोग अक्सर अपनी सक्सेस की बात करते हैं कि कैसे उन्होंने अपना फंडेड चैलेंज पास किया, कैसे अकाउंट क्लियर करके पे आउट लिया। लेकिन आज मैं बात करूँगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है एक प्रॉप फर्म चैलेंज में ट्रेड करना। असलियत कुछ और ही होती है। आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट 9.2% के ड्रॉडाउन में है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो 3 बड़ी गलतियां जो मैंने की इन 8 महीनों के अंदर, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट आज 9.2% के ड्रॉडाउन में है। और मैं शेयर करूंगा आपके साथ प्रोज एंड कॉन्स एक फंडेड चैलेंज को ट्रेड करने में क्या क्या होते हैं। लेट्स बिगिन। ये मेरा बिट फंडेड का ट्रेडिंग टर्मिनल है एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा अकाउंट जो है वो $9,080 के ऊपर आज पहुँच गया है, जो कि $10,000 का था, यानी कि -9.2% के ड्रॉडाउन में है मेरा अकाउंट एज ऑफ नाउ। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरे सारे ट्रेड्स और वो सारी गलतियाँ जो मैंने की इस फंडेड अकाउंट को परचेज करने के बाद। तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेरी थी वो थी स्ट्रैटेजी। इस फंडेड अकाउंट को परचेज करने के बाद मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ट्राई की। सबसे बड़ी गलती ये थी मेरी कि मैंने फंडेड अकाउंट को बाय करने के बाद बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज में ट्रेड किया। सबसे पहला जो मैंने ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने अप्रैल 21, 2025 को, जिसके अंदर मैंने $10 का प्रॉफिट किया था और फिर उसके जस्ट बाद मैंने $100 का लॉस किया। अब जैसे ही ऐसे लेट हुआ मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बदल दिया। राइट, मैंने छोटे छोटे रिस्क लेना चालू किया और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया, लेकिन उसमें भी एक एसएल लग गया। तो जब भी मेरा एसएल लगता था मैं अपनी स्ट्रैटेजी को बदल देता था। हालांकि इस फंडेड अकाउंट को परचेज करने के पीछे मेरा लॉजिक भी यही था कि मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना चाहता था, देखना चाहता था कि वो मार्केट में कैसे काम करती है। अब आप लोग बोलोगे कि अगर आपको स्ट्रैटेजी टेस्ट ही करनी थी तो आप ट्रेडिंग व्यू पे कर लेते, बैक टेस्टिंग कर लेते या फिर डेमो में ट्रेड कर लेते। बट देखो यार, बैक टेस्टिंग में वो रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव ही दिखाते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी है अगर आप उसके अंदर ट्रेड करोगे तो बैक टेस्टिंग में हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलते हैं। लेकिन असलियत में जब मार्केट में एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तब असलियत कुछ और ही निकलती है। राइट, कि मार्केट में एक्चुअली जब मार्केट प्ले हो रहा है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूशन में क्या दिक्कत आ रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर दैट मैटर मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा कैपिटल लूँ, इन्वेस्ट करूँ और उसके बाद फंडेड अकाउंट में ट्रेड करूँ। डेमो में ट्रेड करने से क्या होता है कि एक साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी पैसा नहीं लगता है आदमी का। फंडेड अकाउंट में बहुत छोटा पैसा लगता है, अगर जाएगा भी बहुत छोटा जाएगा, जो कि निग्लिजिबल होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने चूज़ किया फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना। ऑलराइट, मेरी गलती थी कि मैं स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी जंप कर रहा था, लेकिन मेरा फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने लगभग 3 से 4 स्ट्रैटेजीज़ को टोटल टेस्ट किया है, जिसके अंदर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हुआ है एंड मुझे फाइनली वो स्ट्रैटेजी मिल गई है जिससे मैं अपने आने वाले फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करूँगा। उसी रिसेंट स्ट्रैटेजी से मेरा लाइक $300 का प्रॉफिट भी हुआ था। नाउ आने वाले टाइम में इस अकाउंट का क्या अपडेट रहता है, मोस्ट प्रोबेबली ये तो ब्लो ही होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 9.2% का ड्रॉडाउन है। यहाँ से अगर ये रिकवर होता है तो वो कोई मिरेकल ही होगा एंड जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी थी कि इस फंडेड अकाउंट को बाय करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया, अब पहली चीज़ तो ये जो फंडेड अकाउंट है बिट फंडेड का, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के लिए है। अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में ही ट्रेड कर सकता हूँ अगर मैं इस फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ तो। लेट्स सपोज कि बिटकॉइन को मुझे यहाँ से शॉर्ट करना था और अगर ये रैली मेरी मिस हो गई है तो मैं सोचूंगा कि चलो ठीक है, ये रैली मिस हो गई है, मैं इथेरियम में जाके ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि क्योंकि इस फंडेड अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड होता है, मोस्टली सारे क्रिप्टो एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। अगर मेरी ये बिटकॉइन की रैली मिस हो गई तो मैंने सोचा कि चलो इथेरियम में चलते हैं। आप देखोगे इथेरियम में भी सेम ही चीज़ बनी होगी। ओके, सी इथेरियम में भी ये मिस हो गई। अभी मैं सोचूंगा चलो जाके सोलाना में ले लेता हूँ,
सोलाना में भी मिस हो गई। कैसे? सी। सो मोस्टली सारे के सारे क्रिप्टो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो इथेरियम भी ऊपर जा रहा है, अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो सोलाना भी नीचे जा रहा है, राइट। इस वजह से क्या होता था कि मैं ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता था अगर मेरी कोई ट्रेड मिस हो जाती थी तो। अब एक प्रॉब्लम और है इसमें कि ये जो टर्मिनल है ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे या वेब पे काम करता है। हालांकि फ़ोन में भी काम करता है बट उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ट्रेड प्लेस करने में, क्योंकि पहले ट्रेड यहाँ पर टाइप करो उसके बाद प्लेस करो, राइट। ये MT5 पे सपोर्ट नहीं करता। अब लेट्स सपोज कि मैं बाहर हूँ और मुझे ये वाला ट्रेड कैप्चर करना है। मेरे ट्रेडिंग व्यू पे अलार्म मैंने सेट किया है कि जैसे ही सोलाना इस लेवल पे आएगा यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा। अलार्म बजा, मैंने देखा कि अलार्म बजा है, मैं देख रहा हूँ कि भाई सेटअप बन रहा है, लेकिन मैं ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता क्योंकि ये MT5 पे अवेलेबल ही नहीं है। अब मुझे घर आना पड़ेगा, अपना सेटअप खोलना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और इस चक्कर में मेरे बहुत सारे ट्रेड छूट जाते थे। सो गलती ये भी हुई कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था अपने ट्रेड्स के साथ। अगर मैं एक ट्रेड आज ले रहा हूँ तो अगला ट्रेड 7 दिन बाद ले रहा हूँ, फिर अगला ट्रेड 10 दिन बाद ले रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने 20 दिन तक कोई भी ट्रेड ही नहीं लिए। सो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं ले पा रहा था। थर्ड बहुत बड़ी मिस्टेक मेरे से ये हुई कि मैंने बहुत बड़ी इमोशनल ट्रेडिंग भी की। फंडेड अकाउंट में क्या होता है कि आपको $10,000 का फंड मिल गया है और आपके पास लिमिट है कि भाई आप जो है वो 10% से ज़्यादा ब्रीच नहीं कर सकते, और जैसे ही अकाउंट 2% माइनस होता है वैसे ही साइकोलॉजिकली ये होता है कि भाई -2% हो गया है, अब मेरे पास सिर्फ 8% है गंवाने के लिए, इसके बाद मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैसा चला जाएगा। अब यही चीज़ रियल अकाउंट में नहीं होती है। 10% के ड्रॉडाउन में भी अगर अकाउंट है रियल अकाउंट, आप 2 अच्छे ट्रेड मारोगे आपका रिकवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 ट्रेड में नहीं होता, चलो 4 ट्रेड में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि भाई रूल है 10% जैसे ही ड्रॉडाउन होता है आप आउट ऑफ द गेम हो जाते हो। या मैक्सिमम ड्रॉडाउन 5% का है तो जैसे ही 5% आप हिट करते हो -5%, वैसे ही आप गेम से बाहर हो जाते हो। सो दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इमोशनली आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हाँ, इसी इमोशन के वजह से आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी पैदा होता है कि भाई मेरा अगर इतना लॉस हुआ है तो मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। हाँ, ये मेरे साथ तो हुआ कि भाई मैंने ओवर ट्रेड कहीं पे भी नहीं किया है। अब क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट ही इतना माइनस में चला गया है, तो अब रिकवर करना तो मुश्किल ही है, बल्कि कहूँगा कि नामुमकिन जैसा ही लग रहा है। बट मेरे अंदर एक डिसिप्लिन ज़रूर पैदा हुआ है कि भाई मैं पर ट्रेड 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। अगर मैं आज आने वाले टाइम में अपने रियल अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ, उसके अंदर मैं पर ट्रेड 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ये डिसिप्लिन मेरे अंदर फंडेड अकाउंट ट्रेड करने से पैदा हुआ है। सो गाइस, ये सारी गलतियाँ मैंने की जिसकी वजह से मैंने अपना फंडेड अकाउंट ब्रीच कर दिया। आप लोग बताना कि आप लोग कौन सा फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो और आप अपने कौन से स्टेज पे हो, इवैल्यूएशन के फेज़ 1 में हो, फेज़ 2 में हो, या आपने फंडिंग ग्रैब कर ली है या पे आउट निकाल लिया है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी मैं फंडेड अकाउंट्स क्लियर करूँगा या अपने रियल फंड पे अगर ट्रेड करूँगा तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों का क्या स्टेटस है। सो अब हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की कि फंडेड चैलेंज में आपको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं ट्रेड करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है कि आपको 1% से ज़्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है। सो अगर आप प्रॉप फर्म चैलेंज में ट्रेड करते हो तो ये डिसिप्लिन आपके अंदर पैदा होता है और आप अपने अकाउंट पे भी, अपने पर्सनल कैपिटल पे भी 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लोगे। सेकंड, रिस्क बहुत कम होता है, यानी कि आप 5,000 रुपये देके, 6,000 रुपये देके $10,000 का अकाउंट परचेज कर सकते हो। यानी आपका मैक्सिमम रिस्क कितना हुआ? $6,000 का। यहाँ पे अगर आप ये अकाउंट लूज भी कर देते हो तो आपका सिर्फ 6,000 रुपये जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आप अपने पर्सनल कैपिटल से ट्रेड करते हो, आप 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये लेके मार्केट में आते हो तो आप उसमें एक बड़ा लॉस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है जिस पे आप टिके हुए हो और जिसको आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, सो आपको वो रिस्क फंडेड अकाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ही छोटा होता है और उसी छोटे रिस्क पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कि लेट्स सपोज अगर आप $10,000 के अकाउंट को परचेज करते हो
और उसमें अगर आप 1% का भी पे आउट ले लेते हो तो उसमें 1% में भी आपको $100 का पे आउट मिलता है, जो कि लगभग 8-8,500 रुपये हो जाते हैं। यानी आपने जो इन्वेस्ट किया था वो पूरा का पूरा आपका निकल जाता है, राइट। सो ये 3 प्रोज मुझे लगे कि आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है, आपका रिस्क बहुत कम होता है और आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्स क्या है कि इसके अंदर रूल्स बहुत होते हैं। आपका डेली ड्रॉडाउन 5% है, आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% है, राइट। तो ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बिना रूल्स को फॉलो किए आप इसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि वो ड्रॉडाउन न्यूज़ की वजह से हिट हो जाता है, एक बड़ी कैंडल बन जाए तो उसमें हिट हो जाता है। सेकेंड ड्रॉडाउन ये है कि जैसे ही आप चैलेंज लॉस्ट करते हो आपका पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। थर्ड चीज़ ये है कि बर्डन, आपको एक साइकोलॉजिकली इमोशनली एक बर्डन फील होता है। आप कई बार इमोशनली ट्रेड करने लग जाते हो कि आपको लगता है कि भाई आप अब अकाउंट लूज़ कर दोगे, जिस वजह से आप हड़बड़ा जाते हो और आप पैनिक में आ जाते हो और पैनिक में ट्रेड करने लगते हो। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नंबर दिखता है, आपके पास अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपये हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए दिख रहे हैं। सो 9 लाख 10 लाख रुपए देखने की आपको आदत नहीं है। जैसे ही आप अपने पीएनएल में देखते हो कि भाई मुझे $200 का लॉस हो गया, अब $200 मतलब 16,000 रुपये, आपका माइंड आपको बोलता है कि अरे भाई तूने 16,000 रुपीज़ का लॉस कर दिया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक बर्डन फील होता है, आपको अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली में आपने 16,000 रुपये का लॉस किया ही नहीं है, आपने तो भाई सिर्फ 6,000 रुपये लगाए हैं यहाँ पे। अगर पूरा अकाउंट उड़ भी जाता है तो आपके 6,000 रुपये जाएंगे। सो ये साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी ये है कि कल को अगर आपके पास बड़ा फंड आता है, 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए अगर आपके पास आते हैं, तो उसको देखने की आदत आपको पहले से हो जाएगी अगर आप प्रॉफर्म चैलेंज में ट्रेड करते हो तो। सो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं एक प्रॉफर्म चैलेंज में ट्रेड करने में, फंडेड अकाउंट को ट्रेड करने के लिए। एक जो इन सब के अलावा मुझे सबसे बड़ा नुकसान जो लगा प्रॉफर्म चैलेंज को ट्रेड करने का, वो है टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक अकाउंट को पास करने के लिए आप 5-5 महीने 6-6 महीने नहीं दे सकते हो गाइस। एक अकाउंट बाय करो, मैक्सिमम मैं कहता हूँ 1 मंथ लो, 1 मंथ के अंदर पास करो या तो फेल करो और फिर आगे बढ़ो, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उसके अंदर आप जब तक फंसे रहोगे ना, तब तक आप इमोशनली बाहर ही नहीं आ पाओगे। आपको ये उम्मीद लगी रहेगी कि भाई मेरा अकाउंट पास हो जाएगा, मैं पे आउट ले लूँगा, बट नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैक्सिमम 1 मंथ लो, या तो पास हो जाओ या तो फेल कर दो। सो गाइज, ये मेरा एक्सपीरियंस था एक फंडेड चैलेंज को ट्रेड करने में, एक प्रॉफर्म चैलेंज को ट्रेड करने में। आगे मैं अगर कोई भी प्रॉफर्म चैलेंज बाय करूँगा तो मैं देखूँगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ना हो, उसके अंदर और भी चीज़ें हों जिसकी वजह से मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। लेट्स सपोज अगर मेरा गोल्ड में ट्रेड छूट गया तो मैं यूरो यूएसडी में ले लूँ, जीवीपी यूएसडी में ले लूँ, या मैं क्रूड ऑयल में ले लूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन मुझे यहाँ से मिला है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो जेन्युइन लगी हो, रियल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो फंडेड अकाउंट में अभी भी फंसे हुए हैं, प्रॉफर्म बाय करने में अभी भी फंसे हुए हैं, पास करने में फंसे हुए हैं। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं कौन सा फंडेड अकाउंट बाय करने वाला हूं या अपने रियल मनी पे ट्रेड करने वाला हूं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, कीप बिल्डिंग मसल एंड कीप प्रिंटिंग मनी।